प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन करने वाले हैं और ये इंडिया टीवी की मेगा कवरेज आप बनारस से देख रहे हैं। गंगा किनारे गंगा सप्तमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा स्नान के बाद काल भैरव के दर्शन करेंगे और उसके बाद नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ शर्मा ने बात की, पूछा कि 400 पार बीजेपी को क्यों चाहिए और यह कैसे संभव होगा। मेरे सहयोगी सौरभ ने पूछा कि बीजेपी पहले ही मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, गुजरात, राजस्थान इस सब में पीक पर है, यानी मैक्सिमम सीटें यहां से जीतती रही है, तो अब की बार ये 400 पार का आंकड़ा संभव होगा कैसे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब की बार दक्षिण भारत में द्वार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मानते कि बीजेपी सिर्फ उत्तर की पार्टी है। उन्होंने कहा कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीजेपी स्टेट्स में है और तेलंगाना और गोवा तक है, लेकिन अब की बार दक्षिण में लहर चल रही है। बीजेपी बड़ा करिश्मा करने का दावा कर रही है। कैसे होगा नरेंद्र मोदी के 400 पार का दावा हकीकत में तब्दील? आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सब ये पूछते हैं कि अच्छा, मोदी जी ने कह तो दिया 400 या बीजेपी की 370 सीटें बढ़ेंगी कहां से, ये तो नहीं, ये कोई नहीं बता रहा है। आप और ये एक फैक्ट भी है। ओहो मेहरबान, फिर गलती कर रहे हो। हम ऑलरेडी 400 है सर, ये सर नॉर्थ में आप 90% 100%। अरे भाई सुन लीजिए, हम ऑलरेडी 400 है, ऑलरेडी 400 है। अब मुझे 400 पार करना है। 400 पार। तो ये कोई कठिन काम नहीं है। दूसरा, ये नॉर्थ आप जो कहते हैं, मैं नॉर्थ का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत दी है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, क्या गुजरात को नॉर्थ में गिनेंगे? नहीं, ठीक है। क्या आप महाराष्ट्र को नॉर्थ में गिनेंगे? आप गोवा को नॉर्थ में गिनेंगे? आप कर्नाटका को नॉर्थ में गिनेंगे? क्या उड़ीसा को नॉर्थ में गिनेंगे? आसाम को नॉर्थ में गिने? इन सबसे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है भाई। आप कुछ लोग तो स्टडी तो करो भाई सर। लेकिन साउथ में आपने बहुत फोकस किया इस बार। बहुत भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक साउथ में है कि नहीं है? हम सरकार बना चुके थे, हम मैक्सिमम सीटें जीत करके आए। गोवा साउथ में है कि नहीं? हम पहले भी, पुडुचेरी में हमारी सरकार है जी। यानी आपको कुछ तो कागज लेके बैठो ना भाई, मैप लेकर के बैठो ना। तमिलनाडु और केरल, यहाँ बहुत लोगों को दिलचस्पी है, स्पेशली तमिलनाडु में बहुत दिलचस्पी है कि बीजेपी का स्कोर कैसा रहेगा इस बार। तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व परिणामों के साथ आएगी। तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 400 का आंकड़ा हकीकत में तब्दील होने वाला है। कल मोदी का रोड शो था तो वो जोश, वो लहर दिखाई दी। तीसरी बार सांसद के तौर पर बनारस से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बावजूद इसके लोगों के जोश में कमी नहीं थी, उनकी आंखों में नरेंद्र मोदी को लेकर विश्वास था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौरभ शर्मा की इस बातचीत में बेहद दिलचस्प बातें सामने आई। सौरभ शर्मा ने पूछा कि विपक्षी आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार सत्ता में आए तो सबकी मुश्किलें बढ़ेंगी, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो राम मंदिर पर ताला लगाने की बात करते हैं, जो SC, ST, OBC का आरक्षण काटकर मुस्लिम समाज को देने की बात करते हैं, उन लोगों की बातों पर जनता भरोसा नहीं करेगी। इतना ही नहीं, मोदी ने गारंटी दी कि SC, ST, OBC के आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई कल्पना कर सकता है कि धारा 370 इतना बड़ा देश का सपना पूरा हुआ, जो चलो ठीक है पंडित नेहरू न कर पाए, तो इसका गुस्सा आज निकाल रहे हो भाई। हमने किया, सरदार साहब चाहते थे, नहीं हो पाया, हम कर रहे हैं। तो आप यहां तक चाहते हो कि हम धारा 370 वापस ले आएंगे। अब ये देश माफ नहीं कर सकता है। अभी कहते हैं राम मंदिर, एग्जैक्टली हम कहते हैं, वो कहते हैं, उनके एक 30 साल पुराने उनके परिवार के टॉप मोस्ट एडवाइजर का कहना है कि उन्होंने तय किया हुआ है अगर उनको बहुमत मिलेगा तो रामलला को फिर से टेंट में डाल देंगे और मंदिर हटा देंगे। अगर ये बात उनके घर में से निकल करके आती है तो देश के लिए चिंता का विषय है। सर ये तो मतलब असंभव सी बातें नहीं है, लेकिन मतलब
देश कैसे देखिए, स्वीकार कर कांग्रेस में इतनी विकृतियां भरी हैं। देश के जब टुकड़े हुए 45-46 में, देश का कोई व्यक्ति मानता नहीं था कि देश के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन कर दिए उन्होंने। कोई नहीं मानता था। साहबानो केस का कोर्ट का जजमेंट आया था, कोई नहीं मानता था कि अब 3 तलाक रहेगा, लेकिन उन्होंने जजमेंट को उलट दिया और 3 तलाक देश में हमारी मुस्लिम बेटियों को बर्बाद करता ही रहा। तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। इसमें आपने एक खतरे से और आगाह किया कि ये अगर आ गए और कांग्रेस अगर आ गई तो ये SC ST OBC का आरक्षण जो है वो बांट के दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। उन्होंने खुद ने किया है और कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं जी। उन्होंने ऑलरेडी कर्नाटका में रातों रात मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया और OBC के जो आरक्षण थे उसमें बहुत बड़ा डाका डाल दिया। उन्होंने आंध्र के अंदर जब सरकार बनी तब इस प्रकार का निर्णय करने का प्रयास किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। और अभी उनके एक नेता, यहीं पटना की धरती पर से मैं कह रहा हूँ, श्रीमान लालू जी यादव, जो जेल से आए हुए हैं, कैदी है, गुनहगार है, सजा हो चुकी है, और वो आज आकर के कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमानों को दे देंगे। मतलब SC का लूट लेंगे, ST का लूट लेंगे, OBC का लूट लेंगे, सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए। कहाँ सत्ता भूख इतनी भयंकर होती है कि आपने धर्म के आधार पर देश को बांटा, अब धर्म के आधार पर समाज को बांटने के लिए आप आरक्षण की इस पूरी व्यवस्था को लूट करके हमारे दलितों को, हमारे आदिवासियों को, हमारे OBC को तबाह करने पर तुले हुए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हो और राहुल गांधी का जिक्र ना आए, ये कैसे हो सकता है? मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिष हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो हुआ। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी नेता अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो वो राजस्थान से राज्यसभा पहुंची। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा एक और सीट खोज रहे हैं, लेकिन वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो रायबरेली से चुनाव लड़े। तो इस सवाल पर नरेंद्र मोदी ने ठहाका लगाया। उन्होंने कहा कि मैं नेहरू गांधी परिवार का भूगोल जानता हूं, व्यक्तित्व जानता हूं, व्यवहार जानता हूं। कैसे गांधी परिवार का आकलन कर लेते हैं नरेंद्र मोदी, सुनिए जरा। आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं या आप खुद जानते हैं क्या थोड़ा बहुत ज्योतिष? क्योंकि आपने कहा था इस बार सोनिया गांधी जाएंगी राज्यसभा से, लोकसभा नहीं लड़ेंगी, वो बात सच हो गई। फिर आप जिनको शहजादे कहते हैं राहुल गांधी, आपने कहा था कि ये इस बार दूसरी सीट से लड़ेंगे और यूपी भी आएंगे, लेकिन ये अमेठी से नहीं लड़ेंगे, वो बात भी सच हो गई है। अब आपने ये कहा है कि कांग्रेस को उससे भी कम सीटें मिलेंगी जितनी शहजादे यानी राहुल गांधी की उम्र है। आपके पास ये फीडबैक है या कोई? ये मैं ज्योतिष हूं नहीं, और नहीं मैं किसी ज्योतिषी को जानता हूं, लेकिन मैं इस परिवार की 4 पीढ़ियों का मैंने भरपूर अध्ययन किया है। उनकी साइकी क्या है, उनके कारनामे क्या हैं, इसको भली भांति मैंने समझा है, और उसके कारण मैं स्वाभाविक बैठे बैठे अनुमान लगा सकता हूं कि ये करेंगे, ये करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि वो इस बार अपनी उम्र जितनी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। वे इंडिया अलायंस इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। और रायबरेली से एक भाई मैंने नहीं कहा, कह देता हूँ, रायबरेली में वो अमेठी से में भी बुरी स्थिति में हारेंगे, अमेठी से भी बुरी स्थिति में हारेंगे। और मैंने कहा था वायनाड में उनकी हालत इतनी खराब है इसलिए भागेंगे, लेकिन डर इतना है कि चुनाव के पहले घोषित करें तो मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने लोगों को अंधेरे में रखा। लेकिन उनके सिस्टर हैं प्रियंका जी, उन्होंने कैंपेन संभाला, राहुल जी तो अभी तक नहीं गए रायबरेली। वो वहां जाकर अपने परिवार की विरासत, राजीव जी यहाँ से रहे, सोनिया जी यहाँ से रही, वो पुरानी बातें याद दिला रही हैं। पहली बात है कि वे कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के लिए करते हैं। दूसरी बात है कि उनके अंदर ये कहना, अब जैसे मैं काशी में MP हूँ, मैं ये तो कह सकता हूँ काशी मेरी काशी, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी काशी जी, लेकिन काशी पार्लियामेंट सीट जो है ना वो मेरी नहीं है, वो भारत के संविधान ने बनाई हुई है, उस पर कोई भी आके बैठ सकता है। मैं काशी का सेवक रह सकता हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। और इसलिए ये जो कोई कहे कि रायबरेली हमारी परिवार की संपत्ति है, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। सर आप उनको शहजादा कहते क्यों है? लेकिन
ऐसा है, मैंने सुना है, अभी मुझे कहा गया है शहंशाह। आपको शहंशाह बोलते हैं? ऐसा है, मैं इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतनी गालियां सहन करता हूँ, तो स्वाभाविक है मैं शहंशाह हूँ। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं शहंशाह हूं, सहन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बात करते हैं 4 वर्ग की, महिला, किसान, नौजवान और गरीब। महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दिया है और महिलाओं का वो अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी के प्रति दिखता भी है। वाराणसी की महिलाओं को नरेंद्र मोदी ने क्या दिया? वाराणसी की नारी शक्ति से बात की है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी ने। आइए आपको सुनवाते हैं बनारस की महिलाएं मोदी को लेकर क्या कहती हैं। तो देखिए, हम बात जब बनारस की करते हैं तो बनारस की महिलाओं की भी बात होनी चाहिए, जो कि वो भी अपने विशेष अंदाज के लिए जानी जाती हैं। बनारस की जब महिलाओं की बात आती है तो बनारसी साड़ी, बनारसी खाना, बनारस में कितनी सुरक्षा है और कितनी सुविधा है, इन सभी बातों पर चर्चा तो होनी चाहिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए बनारस में सुरक्षा कितनी है। मेरा नाम रश्मि लखानी है और बनारस की सुरक्षा की बात करूं तो आज चारों दिशाओं में सुरक्षा ही सुरक्षा है। आज से 10 साल पहले जो लड़कियां सेफ नहीं थी, कहीं बाहर जा नहीं सकती थी, निकल नहीं सकती थी, आज वो आधी रात में भी निकले कोई डर नहीं है। योगी जी की सरकार है। बनारस का विकास आप देख रही हैं। देखिए, इन्होंने तो बीजेपी का पट्टा पहना हुआ है, ये तो बात बीजेपी की करेंगे, लेकिन आपने नहीं पहना। विकास होगा तो हम लोग का भी विकास होगा, ये निश्चित है। हमारे विकास के बिना बनारस का विकास नहीं होगा और बनारस जैसे शहर का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? सब चीज समूह में बनती है तभी देश का विकास होता है ना। जो एक मिसाल है वो ये है कि हम पूरे की पूरी औरतें यहाँ खड़ी हैं बहुत आराम से मोदी जी के स्वागत में। मैं अल्पना सोनी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो 10 साल पहले हम लोग इतने डरे हुए रहते थे, आज पूरी तरह से डर और भय सब खत्म हो गया लोगों का। आप सभी महिलाएं सबसे पहले सुरक्षा की बात कर रही हैं। ये जो रोजगार, महंगाई और भाई राशन पानी तो आप भी अपने घर के लिए खरीदती होंगी ना, कुछ महंगा नहीं है। महंगाई मैं नहीं कहती कि महंगाई है। आज अदर कंट्री को अगर देखें तो हम लोगों की इंडिया बहुत तरक्की पे है। भुखमरी यहाँ पर नहीं आई है। आज भी हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से हैं घर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। क्या कहना चाह रही हैं आप ही बोलिए। अगर महंगाई भी बढ़ रही है तो कमाई भी बराबर में बढ़ रही है, तो इसका महंगाई बढ़ रही है तो कमाई बढ़ रही है। व्यापारी जरूर परेशान हो रहे हैं। आज हमारे हस्बैंड लोग बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए मोदी जी थोड़ा कम सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो 80% इतना सोच रहे हैं कि 20% थोड़ा मायना कम रखता है। अच्छा, मतलब गरीबों के लिए पूरा सोच रहे हैं। के लिए है, बहुत है, डेवलपमेंट के लिए भी है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए उनको सोचने की और मिडिल क्लास के लिए सोचना है कि राहुल गांधी भी तो है, अखिलेश यादव भी तो है, मायावती भी तो है। लाइन नहीं है कहीं पे, बस उनकी बात ये कि मोदी का दूसरा नाम विश्वास है। आज विश्वास नहीं, इतनी सारी लेडीज यहाँ पे खड़ी हुई है। बनारस वासियों के लिए कम से कम इतना जरूर करें कि विश्वनाथ जी का दर्शन सुलभ करें। हम लोग को वोटर आईडी देखकर या आधार कार्ड देके हम लोग को अंदर जाने दिया जाए। तो देखा आपने किस तरीके से महिलाओं का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार बनारस से नामांकन करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे का मुहूर्त है। मौका है गंगा सप्तमी का, वो अवसर जब मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे। अब से कुछ देर पहले या कहें कि कुछ देर बाद यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पर सवार होकर आएंगे, नमो घाट तक पहुंचेंगे। नमो घाट वो घाट जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बना है। घाटों की सफाई प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बना है और इसी रिपोर्ट कार्ड को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच जाने वाले हैं। उससे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव से अनुमति लेंगे, दर्शन करेंगे, साथ में होंगे योगी आदित्यनाथ और उसके बाद पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट, जहां उन्हें अपना नामांकन 11:40 पर करना है। इस वक्त बीजेपी पूरी ताकत दिखाएगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। बीजेपी और सहयोगी राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां मौजूद होंगे, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और सभी सहयोगी दल एनडीए के लोग भी शामिल होंगे। यानी शो ऑफ स्ट्रेंथ है, 400 पार का नारा है। हकीकत में बदलने वाली टीम
आज नामांकन में मोदी के साथ दिखाई देगी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे नामांकन की तैयारी की गई है, मोदी की तीसरी टर्म की तैयारी। मेगा नॉमिनेशन से पहले मोदी मय वाराणसी। काशी सच के तैयार हो चुकी है, दीप जलाए जा रहे हैं, 400 पार इस बार हो ही जाएंगे। इस समय मोदी जी की पूरे देश में लहर चल रही है। काशी में गूंजा अब की बार 10 लाख पार। 400 पार वो होना ही होना है उनको, उसमें कोई दो राय नहीं है। 400 पार होगा उनका, ये हमारी गारंटी है। पूर्ण बहुमत से आएंगे। मोदी का नामांकन 3 फेज की 164 सीट होंगी लॉक। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जनसैलाब हम लोग के पास में है। मानव जब्त होगा। ये महादेव की नगरी है और महादेव का आशीर्वाद है मोदी जी। भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2014 में मां गंगा ने मोदी को काशी बुलाया और वो मां गंगा के बेटे बन गए। मोदी को मां गंगा से ऐसा आशीर्वाद मिला कि मां गंगा के नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे पावरफुल लीडर बन गए। आज वही मां गंगा के बेटे तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और नामांकन के मेगा शो से पहले ही पूरी काशी मोदी के रंग में सराबोर हो गई है। कल पीएम मोदी ने बीएचयू से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक लंबा रोड शो किया। इस दौरान नजारा ऐसा लग रहा था कि पूरा बनारस उनके स्वागत के लिए सड़क पर उतर आया हो। हर तरफ मोदी मोदी के नारों की गूंज थी। रोड शो की तरह पीएम मोदी का नामांकन भी आज बेहद भव्य होने वाला है। एक तरह से आज पूरा वाराणसी पीएम मोदी का प्रस्तावक बनने वाला है। बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद आज पीएम मोदी मां गंगा का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। नामांकन से पहले आज सुबह दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने जा रहे हैं। उसके बाद क्रूज पर सवार होकर नमो घाट पहुंचेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे बाबा काल भैरव की पूजा करके उनसे चुनाव लड़ने की आज्ञा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सुबह ठीक 11:40 पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन के मेगा शो के साथ ही पीएम अपने 400 पार के टारगेट को भी साधने की कोशिश करेंगे। हम ऑलरेडी 19 से 24 में 400 है, इसलिए मैंने कहा 400 पार। हम एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस जो हमारा हाउस का परफॉर्मेंस रहा है वो 400 वाला रहा है 19 से 24। और अब कोई भी बच्चा अगर 95 मार्क लाएगा तो भी उसके माँ बाप यही कहेंगे कि भाई 99 कैसे लाओगे। तो मैं भी कहूंगा कि भाई 400 तो दिया था, अब 400 पार करो। पीएम मोदी गंगा को मां मानते हैं। काशी के बाबा विश्वनाथ उनके आराध्य हैं, तो बाबा काल भैरव में उनकी अटूट आस्था है। वाराणसी में कहा जाता है कि बाबा काल भैरव की अनुमति के बिना कोई यहाँ रह नहीं सकता। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में भी अपने नामांकन से पहले बाबा काल भैरव के दर्शन किए थे। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से नामांकन करने जा रहे हैं। ऐसे में उनके प्रस्तावक भी बेहद खास होंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी के नामांकन के 4 प्रस्तावक होंगे। इनमें आचार्य गणेश्वर शास्त्री, सोमा घोष सरोज चूड़ामणि, माझी समाज के एक प्रस्तावक और एक महिला प्रस्तावक होंगी। मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं। आज मैंने देखा बहुत शानदार रोड शो हुआ, रैली हुई। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ होंगे, फिर नॉमिनेशन भरेंगे।